हाँ भाई, कहाँ तक पढ़ा दिया था? अरे कहाँ तक पढ़ा दिया? अच्छा, प्लाज्मिड बातें। अच्छा, कौन सा प्लाज्मिड पढ़ा दिया लास्ट में? ये प्लाज्मिड बस कोल प्लाज्मिड। अच्छा, कोल प्लाज्मिड पढ़ा दिया। हाँ, अब है 5 नंबर निम्नकारी प्लाज्मिड। निम्नकारी प्लाज्मिड एडिंग लगा लो, निम्नकारी प्लाज्मिड। निम्नकारी प्लाज्मिड, इसमें लिखो निम्नकारी प्लाज्मिड को लिखना है आप लोगों को। देखना चाहिए ना। लिखो इसमें कुछ जीवाणुओं में मृत कार्बनिक पदार्थों को का विघटन करने की क्षमता पाई जाती है। विघटन करने की क्षमता पाई जाती है। इस प्रकार के जीवाणु मृत कार्बनिक पदार्थों का उपयोग ऊर्जा तथा जैव संश्लेषी क्रियाओं के लिए उपयोग में करते हैं। यह क्रिया किण्वकीय रूप में होती है। जिसके संश्लेषण की सूचना प्लाज्मिड पर उपस्थित जीन पर होती है। सूडोमोनास प्लाज्मिड पर एग्जाम्पल लिखो। सूडोमोनास प्लाज्मिड पर मृत कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण के लिए संश्लेषण के लिए 100 जीन उपस्थित होते हैं। कितने जीन उपस्थित होते हैं? 100 जीन। कौन से जीवाणु पर? सूडोमोनास जो प्लाज्मिड है उसके ऊपर 100 जीन उपस्थित होते हैं। अगला पॉइंट लिखो, पारद प्रतिरोधी प्लाज्मिड। 6 नंबर पारद प्रतिरोधी प्लाज्मिड। प्रतिरोधी प्लाज्मिड
इसमें लिखोगे आंतरिक जीवाणु जैसे, आंतरिक जीवाणु जैसे सुडोमोनास, 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 स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, येलो ऑरियस के प्रभेदों में अपने पोषक के द्वारा, अपने पोषक के द्वारा स्रावित भारी धातु आयनों के प्रति, भारी धातु आयनों के प्रति प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है। एग्जाम्पल में लिखो इकोलाई, इकोलाई, साल्मोनेला, इकोलाई व साल्मोनेला के प्लाज्मिडों में निकल, कोबाल्ट, पारा व आर्सेनेट के प्रति, हाँ आर्सेनेट, आर्सेनेट कर लो, आर्सेनेट के प्रति पोषक को प्रतिरोधकता प्रदान करते हैं, पोषक को प्रतिरोधकता प्रदान करते हैं। अब है अगला है अर्बुद प्रेरितकारी प्लाज्मिड, अर्बुद प्रेरितकारी प्लाज्मिड, अर्बुद प्रेरितकारी प्लाज्मिड। 7 नंबर वीडियो भी करता है। इसमें लिखो वे नाम से पता चल रहा है अर्बुद प्रेरितकारी प्लाज्मिड, यानी अर्बुद का मतलब होता है ट्यूमर, यानी प्लांटों में जो ट्यूमर उत्पन्न होती है ना वो इस प्लाज्मिड के कारण होती है। उसका नाम लिखो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, एग्रोबैक्टीरियम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, फेसियंस एक बड़ा प्लाज्मिड, एक बड़ा प्लाज्मिड है, एक बड़ा प्लाज्मिड है जो द्विबीजपत्री पौधों में, जो द्विबीजपत्री पौधों में गांठ उत्पन्न करता है। गांठ के कोष्ठक में लिखा अर्बुद, गांठ उत्पन्न करता है। समझ गए किस प्लाज्मिड के कारण होगी? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस प्लाज्मिड के कारण। अगला जो प्लाज्मिड है गुप्त प्लाज्मिड, 8 नंबर।
गुप्त प्लाज्मिड। गुप्त प्लाज्मिड लगाइए हेडिंग, इसमें लिखो कम अणुभार वाले, नहीं, कम अणुभार वाले वर्ताकार डीएनए कुछ जीवाणुओं में किसी भी जैविक क्रिया के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं। किसी भी जैविक क्रिया के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं, इन्हें गुप्त प्लाज्मिड कहते हैं। इन्हें ही गुप्त प्लाज्मिड कहते हैं। लास्ट है स्टेफाइलोकोकाई प्लाज्मिड। स्टेफाइलोकोकाई प्लाज्मिड 9 नंबर, सॉरी ये दिया 9 नंबर तो ऐसे होगा, 19 नंबर 19 कल का लिखो, लिखो स्टेफाइलोकोकाई ओरियस, स्टेफाइलोकोकाई ओरियस के प्लाज्मिड में भारी धातु आयनों के प्रति, प्लाज्मिड में भारी धातु आयनों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के गुण पाए जाते हैं। भारी धातु आयनों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के गुण पाए जाते हैं। और ये आंतरविष तथा लयनकारी पदार्थ का संश्लेषण भी करते हैं। भारी धातु आपको पता है, कोबाल्ट, निकल, ये क्या है सभी भारी धातु है। धातुओं के जो आयन्स होते हैं उनके प्रति क्या होता है, ये प्रतिरोधी प्रभाव रखता है। कौन सा? स्टेफाइलोकोकस ओरियस। ठीक है, ये तो हो गए आपके प्लाज्मिडों के प्रकार। अब पढ़ेंगे डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल। किसने दिया था द्विकुंडलित मॉडल? वाटसन व क्रिक ने, जिसके लिए इन्होंने 1953 में तो क्या दिया था ये मॉडल, और 1962 में इनके लिए, इन दोनों को इसके लिए नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। हेडिंग लगा लो, डीएनए की संरचना। पूरा नाम क्या है इसका? राइबोन्यूक्लिक एसिड या अम्ल। लिख लिया हेडिंग।
उसमें लिखो वाटसन व क्रिक। वाटसन व क्रिक ने 1953 वाटसन व क्रिक ने 1953 में डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल प्रस्तुत किया जो एक्स किरण विश्लेषण पर आधारित था। जो एक्स किरण विश्लेषण पर आधारित था। इस मॉडल के अनुसार डीएनए में इस मॉडल के अनुसार डीएनए में दो शर्कराएं दक्षिणावर्ती रूप में कुंडलित होती है। दक्षिणावर्त रूप में कुंडलित होती है। ये दोनों श्रृंखलाएं आपस में प्रति समानांतर होती हैं। ये दोनों श्रृंखलाएं आपस में प्रति समानांतर होती है। इन दोनों श्रृंखलाओं के द्वारा सीढ़ी नुमा संरचना का निर्माण होता है। तथा इन दोनों श्रृंखलाओं के मध्य प्यूरिन व पिरिमिडीन नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। ये नाइट्रोजनी क्षारक आपस में दुर्बल हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं। नाइट्रोजनी क्षारक 4 प्रकार के होते हैं। दुर्बल हाइड्रोजन बंध से द्वारा जुड़े होते हैं। ये नाइट्रोजनी क्षारक 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें दो पिरिमिडीन की कोष्टक में लिखो थाइमीन और साइटोसिन। जिनमें 2 पिरिमिडीन थाइमीन व साइटोसिन तथा दो प्यूरिन एडेनिन व गुआनिन होते हैं। इन्हें नाइट्रोजनी सारकों का युग्मन एक पिरिमिडीन व एक प्यूरिन के रूप में होता है। एक पिरिमिडीन व एक प्यूरिन के रूप में होता है। जैसे मैं समझा रहा हूँ, एडेनिन है वो किससे जुड़ेगा? थाइमीन से। कितने बॉन्डों के साथ? 2 बॉन्डों के साथ। या जो साइटोसिन है वो किसके साथ? गुआनिन के साथ। कितने बॉन्डों से?
ट्रिपल बॉन्ड से। एक तो क्या है ये तो क्या है प्यूरिन सारक, ये क्या है पिरिमिडीन सारक। थायमीन और साइटोसिन ये तो क्या है दोनों पिरिमिडीन, और ये दोनों क्या है प्यूरिन सारक। और दोनों आपस में अलग अलग से जुड़ेंगे। कैसे जुड़ेंगे? बराबर मात्राओं में जुड़ते हैं। आगे लिखो एडेनिन, एडेनिन थायमीन से दो हाइड्रोजन बंधों के द्वारा, एडेनिन थायमीन से दो हाइड्रोजन बंधों के द्वारा तथा साइटोसिन ग्वानिन के साथ तीन हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़ा होता है। तीन हाइड्रोजन बंधों के साथ जुड़ा होता है। तीन हाइड्रोजन बंधों के साथ जुड़ा होता है। लिख लिया? आगे लिखो डीएनए के कुंडलन का व्यास, डीएनए के कुंडलन का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। तथा एक श्रृंखला का एक चक्कर 34 एंगस्ट्रॉम दूरी, 34 एंगस्ट्रॉम की दूरी में होता है। इस दूरी के अंदर 10 न्यूक्लियोटाइड्स कोष्टक में लो पेंटोस शर्करा प्लस नाइट्रोजन क्षारक, पेंटोस शर्करा नाइट्रोजनी क्षारक प्लस फास्फोरिक अम्ल जो फास्फेट समूह के रूप में होता है ना, फास्फेट समूह किसके रूप में होगा? फास्फोरिक अम्ल के रूप में होता है। उपस्थित होता है। प्रत्येक युगल का मतलब ए और टी या जी और सी, तो इनके मध्य की दूरी क्या होती है? निश्चित क्रम में प्रत्येक युगल निश्चित क्रम में 3.4 एंगस्ट्रॉम, 3.4 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित होते हैं। यानी दोनों के मध्य की जो दूरी होगी न्यूक्लियोटाइडों के, दो न्यूक्लियोटाइडों के मध्य की दूरी कितनी होगी? 3.4 एंगस्ट्रॉम। और जो 34 होगा वो अभी डायग्राम बताएंगे आपको। अभी जो डायग्राम बनाते हैं इससे आपको सारा समझ में आ जाएगा। डायग्राम बनाते रहना आप भी, एक बार देख लो। बाकी नहीं बोर्ड डायग्राम बनाते रहो साथ में, ताकि आप लोग गलती नहीं करें।
जो मैंने बताया ना 3.4 एंगस्ट्रॉम दो न्यूक्लियोटाइड की बनने के लिए ये जो दो है ना ये इनके बनने के लिए 3.4 एंगस्ट्रॉम शुगर एडेनिन से क्या जुड़ा है थाइमिन डबल बॉन्ड के साथ फिर है फॉस्फेट जुड़ेगा फॉस्फेट समूह फिर शर्करा समूह शर्करा के साथ क्या जुड़ेगा नाइट्रोजनी क्षारक ट्रिपल बॉन्डों से जुड़ा हुआ है साइटोसिन के साथ साइटोसिन जुड़ा है गुआनिन के साथ ट्रिपल बॉन्डों से sp डबल बॉन्ड उसके साथ में एस के साथ में हाँ एस यानी शर्करा समूह तो किससे जुड़ा है क्षारक से नाइट्रोजन क्षारक क्या हो गया एडेनिन से फिर ये जो शर्करा समूह के ऊपर फॉस्फेट जुड़ा हुआ है वो है मध्य में दोनों शर्करा के मध्य में तो ये साइटोसिन है क्या? ये साइटोसिन गुआनिन जो इधर साइटोसिन बना गुआनिन साइटोसिन और इधर साइटोसिन गुआनिन फिर थाइमिन एडेनिन के साथ जुड़ा हुआ है अब ये यहाँ से लेकर के तो यहाँ तक एक चक्कर होता है इसकी दूरी है कितनी 34 एंगस्ट्रॉम कितनी है 34 एंगस्ट्रॉम और 34 एंगस्ट्रॉम के मध्य कितने न्यूक्लियोटाइड पाए जाएंगे 10 क्योंकि प्रत्येक के मध्य की दूरी कितनी है 3.4 एंगस्ट्रॉम तो हो गया ना सीधा 3.4 का भाग देंगे तो 10 आ जाएगा यहाँ ये तो मैं लिख देता हूँ इधर फॉस्फेट फॉस्फेट टी है नाइट्रोजनी बेस मतलब नाइट्रोजनी क्षारक नाइट्रोजन बेस शुगर और इसका जो व्यास है मैंने बताया 20 एंगस्ट्रॉम दोनों श्रृंखलाओं के मध्य का जो व्यास होता है ना वो कितना है 20 एंगस्ट्रॉम एक डायग्राम ये बना लो एक डायग्राम ये बना लो इतना लिखना है नीचे डीएनए हेलिक्स की रचना
इन डबल बॉन्डों से थायमिन से जुड़ा हुआ है। फिर ये शर्करा समूह, शर्करा समूह ये पेंटोज शर्करा कैसे शर्करा है? 1 2 3 4 और ये 5वां कार्बन कहाँ पर पाया जाएगा? यहाँ पर। ये यहाँ से शुरुआत करता है ना, 1 2 3 4 और ये 5वां, तो 5वें के ऊपर क्या जुड़ेगा? फॉस्फेट। और यहाँ पे लिख दो कितने? 5। ये लिख दो ऐसे 5। 3 पे एक और तो जुड़ेगा 3 सिरे पे, 3 डैश सिरे पे, और एक और जुड़ेगा 5 डैश के सिरे पर, फॉस्फेट। जुड़ गया। ये इधर 3 डैश सिरे के ऊपर क्या जुड़ेगा? फॉस्फेट। इसके अंदर शर्करा एस, शर्करा का एस, ऊपर वाला 5 डैश, नीचे वाला 3 डैश, फॉस्फेट। साइटोसिन जुड़ा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड से गुआनिन के साथ, इसके साथ गुआनिन के साथ। सो यहाँ 3 है। कहाँ पर? ये 3 है यहाँ पर 5। यहाँ पे ऊपर का सिरा 5 पे, शर्करा का जो ऊपर का कार्बन है यहाँ पे 5 इधर है ना सर? यहाँ पे 5, यहाँ पर 3। मैंने राउंड ले लिया, नहीं ये 3। ये 5वां हो गया, ये तीसरा 3 डैश, फॉस्फेट, गुआनिन, साइटोसिन। फाइव डैश, थ्री डैश, 5 डैश, कितनी बड़ी है? बस ये लास्ट है।
3 डैश यहाँ पर थाइमिन डबल बॉन्ड के साथ एडेनिन के साथ जुड़ा हुआ है। आर्जिनिन क्या पाया जाता है थाइमिन के स्थान पर? यूरेसिल। क्या पाया जाता है? यूरेसिल। Cyprus, ये 3 डैश फॉस्फेट। बस ये हो गई। ये जो 3 डैश फॉस्फेट जुड़ा हुआ है पेंटोस शर्करा से, तो ये कितने डिग्री एंगल पर जुड़ता है? 51 डिग्री। कितने डिग्री एंगल पर? 51 डिग्री पर। शुगर का मतलब होता है शर्करा, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं शुगर, है ना? अणुओं के मध्य बंध डीएनए अणुओं के मध्य बंध। डीएनए के अणुओं के मध्य बंध। डीएनए अणुओं के मध्य बंध है। अच्छा है, उतार लिया, उतार लो, थोड़ा सा और थोड़ा सा ये 2-3 पॉइंट उतार लिया। ये डीएनए क्या है? द्विकुंडलित संरचना, जो कैसी है? दक्षिणावर्त, एंटी क्लॉकवाइज। आगे लिखो, अगला पॉइंट लिखो। दोनों सूत्रों के शर्करा अणुओं के मध्य, ये दोनों शर्करा हो गए ना, 2 सूत्र हो गए शर्करा के, ये शर्करा हो गए, ये शर्करा, इन दोनों शर्कराओं के मध्य, अणुओं के मध्य 11.1 एंगस्ट्रॉम, 11.1 एंगस्ट्रॉम का अंतराल होता है। नाइट्रोजनी क्षारक व डीऑक्सीराइबोज क्षारक के, नाइट्रोजनी क्षारक व डीऑक्सीराइबोज क्षारक के, हाँ, डीऑक्सीराइबोज क्षारक के C परमाणु के मध्य, कार्बन परमाणु के मध्य, कार्बन परमाणु के मध्य 51 डिग्री का कोण होता है। 51 डिग्री का कोण होता है। एक शर्करा अणु का प्रथम कार्बन परमाणु नाइट्रोजन क्षारक से, प्रथम कार्बन परमाणु नाइट्रोजन क्षारक से जुड़ा रहता है।
जिसमें शर्करा के अणु फॉस्फेट अणु से इस प्रकार जुड़े रहते हैं, कि एक शर्करा अणु का तृतीय कार्बन परमाणु जुड़ता है। एक शर्करा अणु का तृतीय कार्बन परमाणु जुड़ता है, जबकि निकटस्थ शर्करा अणु का पांचवा कार्बन परमाणु फॉस्फेट समूह से जुड़ता है। यानी कहने का मतलब ये कि एक शर्करा होगी, उसका जो तीसरा कार्बन परमाणु है वो फॉस्फेट से जुड़ेगा, और दूसरा जो निकटस्थ जो सेकंड शर्करा का पांचवा नंबर कार्बन परमाणु है वो फॉस्फेट से जुड़ेगा। ये दोनों किसका निर्माण करके फॉस्फोरिक बंध का निर्माण करते हैं। फॉस्फोडाइएस्टर जो बंध बनता है उसका निर्माण करते हैं ये दोनों। आगे लिखो, जो फॉस्फोडाइएस्टर बंध का निर्माण करते हैं, जो फॉस्फोडाइएस्टर बंध का निर्माण करते हैं, जो फॉस्फोडाइएस्टर बंध का निर्माण करते हैं।